गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 2 आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले यूरोप में समाजवाद, सोशलिज्म, यह एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी, आर्थिक विचारधारा, जिस विचारधारा के आधार पर फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की कल्पना की गई और यह विचारधारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूरी दुनिया में प्रसारित हुई। इसका बैकग्राउंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में हुआ सोशल चेंज था, सामाजिक बदलाव। पिछले चैप्टर में आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़े हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक सोसाइटी को चेंज करने का रिवॉल्यूशन था। उसके बाद यह पॉलिटिकल चेंज लाया। पहले सोशल चेंज आया, समाज में बदलाव आया, और उसके बाद पॉलिटिकल चेंज आया, जिसके बारे में विस्तार से आप पहले चैप्टर में पढ़े। यहाँ उसके बाद के परिस्थितियों को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों पर किस तरीके से पड़ा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इंडिविजुअल राइट को प्रमोट किया था, व्यक्तिगत अधिकार, और यह इंडिविजुअल राइट दुनिया के तमाम देशों में इस विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा। भारत में भी उस समय हमारा देश गुलाम था, लेकिन राजा राम मोहन राय जैसे पॉलिटिकल थिंकर और डेरोजियो जैसे बुद्धिजीवियों ने इंडिविजुअल राइट्स के प्रोविजन को भारत में भी इंट्रोड्यूस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड किया था, जहां समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ व्यक्तिगत अधिकार मिले। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब फ्रांस के समाज में बदलाव आया तो इसका प्रभाव यूरोप के दूसरे देशों पर भी पड़ा। दूसरे देशों में भी सोसाइटी में बदलाव आए, समाज में बदलाव आए, और इस बदलाव के कारण पूरा यूरोप का समाज 3 ग्रुप में बंट चुका था। यानी 3 तरह के विचारधारा वाले लोग यूरोप में रहते थे। पहला था लिबरल्स, जिन्हें उदारवादी कहा जाता है। दूसरा ग्रुप था रेडिकल, लिबरल का ही उल्टा होता है रेडिकल, जिसको हम उग्र विचारधारा वाले कह सकते हैं। और तीसरे थे कंजर्वेटिव्स, परंपरावादी। और ये तीनों विचारधारा के लोगों की समाज के नेचर के संबंध में अलग अलग तरह के विचार थे। तीनों लोग 3 तरह के समाज के विचारधारा को प्रसारित करते थे। 1.1 में आप अपने बुक में देखेंगे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। ये समाज के जो 3 वर्ग थे, या पार्टिकुलर किसी एक देश की बात नहीं हो रही है, पूरे यूरोप का समाज, हर देश का सोसाइटी, ये 3 तरह के लोगों के विचारधारा के आधार पर बटा हुआ था। पहला ग्रुप जो लिबरल्स का था, वो सोसाइटी में बदलाव की वकालत करते थे। लिबरल्स वांटेड ए नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां सभी धर्मों को सहिष्णुता की भावना से देखा जाए, सभी धर्मों का सम्मान हो, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। हमें वो बात याद रखना चाहिए कि यूरोप का स्टेटस, यूरोप का जो सोसाइटी का स्टेटस था, वह भेदभाव से भरा हुआ था रिलीजन के आधार पर। जैसे ब्रिटेन चर्च ऑफ इंग्लैंड यानी प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन धर्म का शाखा था, उसको समर्थन करता था। ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है कैथोलिक चर्च के सपोर्टर थे, यानी क्रिश्चियन धर्म के दो जो विचारधारा में जो 2 बट गया था, जो इसके सेक्ट्स थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ब्रिटेन जहां प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी को बढ़ावा देता था, वहीं यूरोप के दूसरे देश जो थे वो कैथोलिक आइडियोलॉजी को बढ़ावा देते थे। लिबरल जो है डायनेस्टिक रूल का विरोध करते थे,
अनकंट्रोल्ड डायनेस्टिक रूल, अनियंत्रित वंशानुगत शासन, एरिस्टोक्रेट मोनार्की जिसको आप कहते हैं, उसका विरोध करते थे लिबरल। वे व्यक्ति के लिए राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, उनका ये मानना था कि सरकार के शक्तियों के खिलाफ नागरिकों को व्यक्तिगत अधिकारों का सेफ गार्ड होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, तभी किसी गवर्नमेंट के पावर को अपोज करने का या उनके गलत काम का विरोध करने का अधिकार नागरिकों को मिल सकता है। इसीलिए वो एक सेफ गार्ड चाहते थे। इसके अलावा उनका कहना था कि एक वेल ट्रेन जुडिशियरी जो था वह लॉ को इंटरप्रेट करे, यानी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात करते थे रेडिकल्स, और इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, जो ऐसा जुडिशियरी जो सरकार, शासकों और उनके अधिकारियों के कंट्रोल से मुक्त हो, यानी रेडिकल्स एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात करते थे। कहता है कि हाउ दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, हालांकि उन्हें डेमोक्रेट्स प्रजातंत्रवादी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे राइट टू यूनिवर्सल सफरेज जो था, वोटिंग राइट फॉर ऑल, इसकी बात वो नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि वोटिंग राइट सिर्फ कुछ सिलेक्टेड ग्रुप को ही मिलना चाहिए, जैसा कि फ्रांस में एक्टिव सिटीजन को वोटिंग राइट दिया गया था। तो रेडिकल्स का भी ये मानना था कि वोटिंग राइट सभी लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए, जो ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी रखते हो, जिनके पास संपत्ति हो, उन्हें ही वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और वे महिलाओं के वोटिंग राइट के भी खिलाफ थे। इसलिए उनकी ये आइडियोलॉजी थी जो थी लिबरल्स लोगों का, उदारवादियों का। इस आधार पर इतिहासकारों ने उन्हें डेमोक्रेट नहीं माना। दूसरा जो ग्रुप था, इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स, जो रेडिकल्स ग्रुप थे, वांटेड ए नेशन इन व्हिच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल्स एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना करते थे जो देश के बहुसंख्यक जनसंख्या, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन से बने गवर्नमेंट का जिस पर कंट्रोल हो। मेनी सपोर्टेड वीमेन सफरगेट मूवमेंट्स, रेडिकल्स जो थे महिलाओं के मताधिकार के आंदोलन को भी समर्थन करते थे। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। लिबरल्स जो है वे बड़े फैक्ट्री ओनर्स और बड़े बड़े जमींदारों के लिए कुछ प्रिविलेज, सुविधा की मांग करते थे। इसके विपरीत रेडिकल्स इनके अगेंस्ट थे, रेडिकल इनके खिलाफ थे कि वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स और ग्रेट लैंड ओनर्स को प्रिविलेज मिलना चाहिए। They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few. वे व्यक्तिगत संपत्ति के खिलाफ नहीं थे रेडिकल, लेकिन देश की सारी संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में हो, इस विचारधारा का भी वो विरोध करते थे। उनका कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन नेशन की प्रॉपर्टी कुछ ग्रुप के लोगों के हाथों में ही नहीं होना चाहिए। सच डिफरेंट कंजर्वेटिव्स, तो अब तीसरा जो ग्रुप था कंजर्वेटिव, परंपरावादी जिनको हम कहते हैं, वे रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के अगेंस्ट थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाउएवर, इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड्स टू द नीड्स फॉर चेंज। कंजर्वेटिव वही थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले फ्रेंच के पावर में थे, एरिस्टोक्रेट मोनार्की के सपोर्टर, वे कंजर्वेटिव थे। वह किसी भी तरह के, मैंने एरिस्टोक्रेट मोनार्की का जो सिस्टम था उसमें किसी भी तरह का बदलाव के खिलाफ थे कंजर्वेटिव। हालांकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उनका माइंड कुछ ओपन हुआ था, यानी उनको कुछ समझ में आया था कि इंडिविजुअल राइट भी नागरिकों को दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वे अभी भी राष्ट्र के स्वरूप में या कॉन्स्टिट्यूशन में या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किसी भी तरह के ज्यादा बदलाव के अगेंस्ट में थे, खिलाफ। तो 1.1 का जो ये टॉपिक्स है, ये यूरोप के समाज के, सोसाइटी के, ये तीन विचारधारा के लोगों के आइडियोलॉजी और उनके बारे में इसमें बताया गया है। अगला जो है 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। आप जानते हैं कि 19वीं सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ,
इससे यूरोप के सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बदलाव आया। पहले का जो इकोनॉमिक का बेस था वह एग्रीकल्चर था, यूरोप में वह शिफ्ट करके इंडस्ट्री हो गया। जब इंडस्ट्री बेस्ड सोसाइटी का जन्म हुआ यूरोप में, तो इसके परिणाम स्वरूप समाज में काफी बदलाव आया। पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर साइन ऑफ न्यू टाइम, इट वाज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। यह समय जो था वह आर्थिक और सामाजिक बदलाव का था। इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो रहे थे, नए नए शहर बस रहे थे, रेलवे एक्सपेंडेड, रेलवे का विस्तार हो रहा था, और ये सब चीज, और हर देश में सबसे पहले तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन इसके बाद यूरोप के तमाम देशों में, दूसरे देशों में भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री, औद्योगिकीकरण ने महिला, पुरुषों और बच्चों को घरों से निकालकर कारखानों तक ले आया। यानी परिवार का हर व्यक्ति फैक्ट्री में काम करना अपना सबसे बेस्ट लाइफ एक्सपीरियंस समझता था। यानी फैक्ट्री में काम करना उस समय शान की बात मानी जाती थी, जब नए नए फैक्ट्री खुले थे। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद भी बेरोजगारी सामान्य बात थी। जिस समय जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट किया जाता था, उस प्रोडक्ट का जब डिमांड कम होता था तो उस समय अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता था। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम्स इन टाउन वेयर ग्रोइंग रैपिडली। क्योंकि जैसे जैसे नए नए इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो रहे थे, शहर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन शहरों में लोगों के लिए साफ सफाई, सैनिटेशन, इन सब चीजों की सुविधाओं का घोर अभाव था। बड़ी संख्या में लोग रूरल एरिया से अर्बन क्षेत्र के तरफ, शहरी क्षेत्र के तरफ, शहरी क्षेत्र उस समय वही था जो इंडस्ट्रियल सेंटर था, वहां तक पहुंच गए थे। लगभग सभी इंडस्ट्री जो थे वो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी, मतलब शुरू में जो भी उद्योग खुले वो व्यक्तिगत लोगों ने, व्यक्तियों ने खोला था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वेयर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अभी जो लिबरल और रेडिकल ये दो सोसाइटी के ग्रुप के बारे में पढ़ा है, वही लोग ही प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर थे, उन्हीं के पास ही निजी संपत्ति थी, और वही लोग एम्प्लॉयर थे। यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुआ यूरोप में, वो ज्यादातर इंडस्ट्री लिबरल और रेडिकल कम्युनिटी के ग्रुप के लोगों के पास ही थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर, ये लोग जो है व्यापार से और औद्योगिक चीजों से बहुत पैसा बनाया था, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस था उसमें उनको अपने पर्सनल बेनिफिट को इंक्रीज किया जाता था। काम करने वाले मजदूरों के हालात पर ज्यादा ध्यान नहीं था। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसी तरह की पॉलिसी बनाते थे। अचीव डीप द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन वेयर एजुकेटेड। Opposed to the privilege, the old aristocracy had by birth the firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. इससे स्टेटस में बदलाव आया। पहले लोगों को सम्मान मिलता था किससे? उनके बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर। यदि कुलीन परिवार में जन्म लिए हैं तो उनके आधार पर उनको समाज का सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद व्यक्तिगत कुशलता, व्यक्तिगत क्षमता, पर्सनल इफोर्ट और पर्सनल स्किल को समाज में मान्यता मिलने लगी, इसके बजाय कि बर्थ के आधार पर जो प्रिविलेज यूरोप में दिया जाता था। If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those who capital could operate without restraint, they believed that society would develop. इन लोगों का ये मानना था कि यदि गरीब लेबर के परिस्थिति का ध्यान इंडस्ट्रियलिस्ट रखें और बिना किसी दबाव का, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो, और यदि प्रोडक्शन का काम चले, यानी कहने का अभिप्राय कि इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर दोनों यदि एक दूसरे के हितों का ध्यान रख के प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाएं, तो ऐसी परिस्थिति में सोसाइटी निश्चित रूप से डेवलप करेगा। मेनी वर्किंग मैन एंड वीमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप। वैसे लोग जो सोसाइटी में बदलाव चाहते थे, पुरुष और स्त्रियां, वे लोग लिबरल और रेडिकल ग्रुप के, इन लोगों ने अपनी एक पार्टी भी बनाई और उनके आसपास ये लोग जमा हो गए।
Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि 1815 के बाद मेटरनिक सिस्टम के अनुसार फिर से पूरे यूरोप में एरिस्टोक्रेट मोनार्की एस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो जो हर देश में जो रेडिकल और लिबरल और जो राष्ट्रवादी थे वह इस पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करना चाहते थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया, ये सब देशों में क्रांतिकारी संगठनों का गठन हुआ और वे लोग जो है वर्क टू ओवरथ्रो एग्जाइटिंग मोनार्क्स और राजतंत्र को उखाड़ने के लिए वे लोग काम करने लगे। 1815 के बाद नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव। राष्ट्रवादी ऐसे राष्ट्र की बात करते थे जहां सभी नागरिकों को इक्वल राइट दिया जाएगा। और 1815 के बाद इटालियन राष्ट्रवादी जोसेफ मैज़नी ने इसी विचारधारा के आधार पर इटली को एक नेशन बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा भी किया, पाया भी। भारत में भी उसी समय राजा राम मोहन राय, भारत का सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट भी चला था। यह भी विश्व के इन घटनाओं से ही प्रभावित था, क्योंकि राजा राम मोहन राय पश्चिमी एजुकेशन प्राप्त किए थे। पश्चिमी देशों में, यूरोप में होने वाले बदलाव के बारे में उन्होंने स्टडी की थी, अध्ययन किया था और इसी को भारत में उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अगला जो टॉपिक है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में समाजवाद कैसे आया? Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism। एक बहुत ही दूरदर्शी विचारधारा कि समाज को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, समाज की बनावट कैसा हो, इसी को समाजवाद कहा जाता है। मिड 19th सेंचुरी यूरोप में सोशलिज्म जो है एक बेहतर और बेहतरीन और अट्रैक्टिव आइडिया के रूप में फल फूल रहा था। सोशलिस्ट जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोधी थे, व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी थे, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाज की तमाम खराबियों या तमाम बुराइयों का जन्म स्थान मानते थे उसको। Why individual owned the property that gave employment, but the property were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। उनका कहना था कि यह सही है कि जिन लोगों के पास संपत्ति है उन लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन पर्सनल उनका जो उद्देश्य होता है प्रोडक्शन का वह पर्सनल गेन के लिए होता है, व्यक्तिगत प्राप्ति के लिए होता है। और वह ऐसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, वह उन लोगों पर यानी मजदूरों पर को उनके कल्याण के बारे में कोई ध्यान नहीं देते जिनके बदौलत वो संपत्ति बनाते हैं। कहने का मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर दोनों के सहयोग से जब प्रोडक्शन होता है, प्रॉफिट होता है, तो दोनों की हिस्सेदारी बराबर बराबर होनी चाहिए, ये उनका मानना है। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू बी कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सामूहिक सामाजिक हित का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। और इस तरह के बदलाव के लिए सोशलिस्ट यानी जो अपने को सोशलिस्ट कहते थे, इसके लिए उन लोगों ने कैंपेन चलाया। कैसे सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, बिना संपत्ति के समाज को कैसे चलाया जा सकता है, क्या होगा, सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस क्या होगा, सोशलिस्टों का इस बारे में भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में डिफरेंट विजन था। कुछ कोऑपरेटिव आइडिया पर विश्वास करते थे, जैसे रॉबर्ट ओवेन लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, अंग्रेज उत्पादनकर्ता या जो जिन्होंने फैक्ट्री लगाया था, उन लोगों ने कोऑपरेटिव से आइडियोलॉजी के बारे में बताया कि पूंजीपति और मजदूर दोनों के सहयोग से ही नए सोसाइटी का निर्माण हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था, जिसमें लुई ब्लैंक जैसे लोग शामिल थे फ्रांस के, कि उनका कहना था कि इस तरह का इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेने से ही ये बदलाव आ सकता है, सामूहिक रूप से ऐसा कोई बदलाव लाना संभव नहीं है। These cooperatives were to be associate of people who produce food together and divided the profit according to the work। तो ये हमने बताया कि इनका ये कहना था कि प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियलिस्ट पूंजी कैपिटल लगाते हैं और लेबर उस इंडस्ट्री में काम करके उसको प्रोडक्शन करते हैं। तो जो प्रॉफिट होना चाहिए उसका सही तरीके से बंटवारा होना चाहिए, 50-50 बंटवारा होना चाहिए। जबकि अब तक जो प्रोसेस था उसमें 75
या 80 कैपिटलिस्ट के पास होता था और 20% प्रॉफिट का हिस्सा लेबरर्स और मजदूरों को दिया जाता था। ऐसी ही परिस्थिति में कार्ल मार्क्स, जिसे समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है, उसके बारे में थोड़ा जानिए कि वह जर्मनी में उसका जन्म हुआ था और वह एक फैक्ट्री मजदूर का बेटा था और वह बचपन से ही फैक्ट्री मजदूर के सिद्धांतों के प्रति, उसके दुखों के प्रति वह अवेयर था, समझ रहा था उसकी परेशानियों से। तो उसने एक अपनी आइडियोलॉजी, उसको जब जर्मनी में उसने विद्रोह करने की कोशिश की स्कूल एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, तो जर्मन सरकार ने उसे देश से निकाल दिया। वो भाग के इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में जाके अपने एक साथी फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलके एक आइडिया बनाया, जिसको कार्ल मार्क्स का वही आइडिया इसमें दिया गया है। मार्क्स अर्ग्ड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री। तो अभी हमने आपने बताया कि कार्ल मार्क्स ने अपनी एक पुस्तक लिखा दास कैपिटल। दास कैपिटल को सोशलिज्म या मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद का बाइबल उसको कहा जाता है। जैसे सब धर्म का अपना एक स्केयर्ड बुक होता है, उसी तरह मार्क्सवाद का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। और दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने जिन सिद्धांतों के बारे में लिखा, उसी को आधुनिक युग में मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। और मार्क्सवाद या सोशलिज्म के जन्मदाता कार्ल मार्क्स थे। उन्होंने वही कहा कि एक ऐसा उनका ये कहना था कि मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन वर्कर्स हैव टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। उनका कहना था कि पूंजीपतियों के दबाव से या उनके शोषण उत्पीड़न से बचने का एक ही उपाय है कि लोग समाजवाद पर ऐसी सोसाइटी का गठन किया जाना चाहिए जहां सभी संपत्ति, सभी प्रॉपर्टी सोसाइटी के नियंत्रण में हो, कंट्रोल में हो, उसके कंट्रोल में हो, व्यक्तिगत कंट्रोल में। माने उनका कहना था कि जो संपत्ति होती है वह सोसाइटी की होगी, न कि किसी व्यक्तिगत इंडिविजुअल की संपत्ति होगी। 1870 के दशक में पूरे यूरोप में ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। ये सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, इस पूरे टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट पार्टी एसपीडी पहली पार्टी बनी जो सोशलिज्म के विचारधारा पर आधारित थी और उसने 1905 तक सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म इन लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। समाजवादियों और ट्रेड यूनियन, मजदूरों की यूनियनों ने मिलके 1905 ईस्वी में ब्रिटेन में एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, जो जिसे लेबर पार्टी, आज भी ब्रिटेन में लेबर पार्टी है, तो इसका गठन 1905 में। और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, ये जो दोनों पार्टियां बनी, सबसे पहले जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो मार्क्सवाद के सिद्धांत पर बनी थी, उसके बाद ब्रिटेन की लेबर पार्टी और उसके बाद फ्रांस की सोशलिस्ट पार्टी। 1914 तक आते आते सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप, लेकिन 1914 तक समाजवादी जो है इनका प्रभाव यूरोप के तमाम देशों में तो था, लेकिन इतना प्रभाव इनका अभी तक नहीं हुआ था कि 1914 तक वह यूरोप के किसी भी देश में गवर्नमेंट बनाने में सफल नहीं हुए। लेकिन गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लेकिन भले ही पूरी तरह समाजवादी सरकार स्थापित नहीं हुई, लेकिन सरकार अभी भी कंजर्वेटिव, रेडिकल्स और लिबरल्स इस ग्रुप के हाथों में ही सरकार का कंट्रोल था। तो ये वन पार्ट इसका खत्म हुआ, फिर अब अगला पार्ट अगले लेसन।